वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। हम लोगों ने पिछली क्लास में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को समझा था कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किस तरह से किया गया। प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि डोबराइनर ने तत्वों के त्रिक बनाए, सफल नहीं हुआ। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, संगीत के 7 स्वरों के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया, वो भी सफल नहीं हुआ। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों के आधार पर कुछ वर्गीकरण करने का प्रयास किया, वो भी सफल नहीं हुआ। तब जाके मेंडलीफ ने एक मेंडलीफ आवर्त नियम दिया, जिसमें बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात काफी हद तक सही मानी गई और इस आवर्त नियम के आधार पर उन्होंने एक सारणी तैयार की, जिसे कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम बनाए, 9 खड़े कॉलम बनाए। 7 क्षैतिज कॉलमों को आवर्त कहते हैं, 9 खड़े कॉलमों को वर्ग कहते हैं। क्षैतिज कॉलमों में आवर्त में प्रथम आवर्त में उन्होंने केवल 2 तत्व रखे, जिसे अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व रखे, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में कुल 32 तत्व रखे, जिसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। और 7वें आवर्त में केवल 24 तत्व थे और बहुत सारी खाली जगह बची थी, तो इसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। ये तो हुई आवर्तों की बात। जो खड़े कॉलम बनाए, उन्होंने 9 खड़े कॉलम बनाए, उन्हें वर्ग कहते हैं। वर्गों को पहले वर्ग से लेकर 7वें वर्ग को उन्होंने 2 उपवर्गों में विभक्त किया, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। और 8वें वर्ग में उन्होंने सिर्फ 9 तत्वों को 3 तत्वों के समूहों में रखा। और 9वें वर्ग में उन्होंने अक्रिय गैसों को स्थान दिया। ये वर्ग जब पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई तो ये वर्ग नहीं था, लेकिन अक्रिय गैसों की खोज के बाद इस वर्ग को इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा छठे आवर्त से लैंथनम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से निकालकर नीचे एक अलग श्रेणी में रखा गया, जिसे हम लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। और इसी तरह 7वें आवर्त से एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से निकालकर लैंथेनाइट श्रेणी के नीचे रखा गया, जिसे एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। तो ये थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों का वर्गीकरण सिस्टमैटिक हो गया, तो अध्ययन में आसानी होने लगी। दूसरी बात, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी से कई तत्वों के जो परमाणु भार अशुद्ध थे, उनको शुद्ध किया। तीसरी बात, इनकी आवर्त सारणी में बहुत सी जगह रिक्त थी, जो आने वाले समय में वैज्ञानिकों को नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती थी। ये इनकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता थी। लेकिन इनके दोष बहुत सारे थे। जैसे मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को 2 जगह पर रखा था, बाकी तत्वों को तो एक ही जगह पर रखा था। हाइड्रोजन को 2 जगह पर रखना दोषपूर्ण था। दूसरी बात, समस्थानिकों को स्थान ये नहीं दे पाए अपनी आवर्त सारणी में। तीसरी बात, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था, लेकिन 3 जगह इन्होंने अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया, जो कि इनके अपने नियम में ही गड़बड़ी थी। इसलिए इनकी आवर्त सारणी का ये प्रमुख दोष है। इनकी आवर्त सारणी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, जबकि अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया है। इनकी आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को विभक्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इनकी आवर्त सारणी में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्वों को आवर्त सारणी से अलग रखा गया है, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ये इनकी आवर्त सारणी की
दोष हैं जो कि काफी हद तक काफी बहुत ज्यादा दोष हैं, है ना। हालांकि उपयोगिता भी है लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसमें इतनी कमियां तो थी ही। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोज़ले। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोज़ले। मोज़ले ने क्या किया, 1913 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोड किरणों को, कैथोड रेज जब उच्च गलनांक की धातु पर गिराया, उच्च गलनांक की धातु, तो यहां से एक्स किरणें उत्पन्न हुई, है ना। अब इन एक्स किरणों को एक्स किरणों का विवर्तन किया इन्होंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल पे डालकर। ये क्रिस्टल है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्रिस्टल पर प्रवाहित किया। तो ये जो है फिर से कई सारी रेखाओं में टूट गई, विवर्तन हो गया, जिसे हम कहते हैं एक्स किरण स्पेक्ट्रम। और घटती हुई आवृत्ति के क्रम में इनको KLMN, घटती हुई आवृत्ति, ये एक्स रे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। और इन स्पेक्ट्रम में जो रेखाओं के समूह थे उनको घटती हुई आवृत्ति के क्रम में KLMN इस तरह से नाम दिए गए। अब इन्होंने इन रेखाओं के समूह यानी एक्स रे स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं थी इनके समूहों की आवृत्ति, है ना, और परमाणु क्रमांक एक नया शब्द इन्होंने खोजा। उसमें एक रिलेशन बताया कि जो आवृत्ति का स्क्वायर रूट होता है वो रिलेशन होता है AZ-B। यहां पे जो Z यूज किया गया था ये परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या थी और इसी को बाद में नाम दिया गया परमाणु क्रमांक। A और B समानुपाती नियतांक हैं, समानुपाती नियतांक हैं। अब आवृत्ति के वर्ग स्क्वायर रूट और इनके परमाणु क्रमांक में एक ग्राफ प्लॉट किया गया और एक आवृत्ति के स्क्वायर रूट और परमाणु भार में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। दो ग्राफ बनाया गया, मैं दोनों बता दूं। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो ये तो सीधी रेखा मिली, लेकिन इनकी इसमें जिग जैक इस तरह से रेखाएं मिली। मतलब कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, लेकिन इसमें एक समान रूप से परिवर्तन होता है। तो इससे यह स्पष्ट किया मोज़ले ने कि तत्व का मूलभूत लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। सारी बातें उलट के रख दी इन्होंने। अभी तक हम लोग जितनी चीजें पढ़ते आ रहे थे उसमें तत्व का मूल गुणधर्म, मूलभूत लक्षण
उसका परमाणु भार था, और इसी आधार पर मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, पीरियोडिक लॉ दिया था, लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हो गई। अब इस नियम के आधार पर इन्होंने एक नया आवर्त नियम दिया, जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। मेंडलीफ के आवर्त नियम को इन्होंने बदल दिया। आधुनिक आवर्त नियम में क्या बताया गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में यदि रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। आवर्ती फलन किसके हैं? परमाणु क्रमांकों के हैं। अब सारी समस्या क्रिएट हो गई। मेंडलीफ ने बहुत दिमाग लगाया, और बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्होंने एक प्रवर्धित मेंडलीफ आवर्त सारणी प्रस्तुत की। कौन सी आवर्त सारणी? प्रवर्धित मेंडलीफ आवर्त सारणी प्रस्तुत की, जिसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रख दिया। मतलब जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उन्होंने, वहां पे परमाणु भार जो लिखा था उसको इरेज किया, वहां पे परमाणु क्रमांक लिख दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे यह हुआ कि जो समस्थानिकों को स्थान मिलने में समस्या हो रही थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, वो दूर हो गई, क्योंकि सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता तो एक ही जगह पर रखे जाएंगे। 3 जगह जो गलतियां हो रही थी, है ना, हमने आपको स्पष्ट किया था। जो 3 जगह गलतियां हुई थी मैंने आपको दिखाया था इसमें। ये देखें, आर्गन का परमाणु भार पोटेशियम से ज्यादा था लेकिन पहले रखा गया था, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर देखें तो 18 होता है, 19 होता है, सीक्वेंस में आ गया, है ना। ये 27 होता है, ये 28 होता है, ये सीक्वेंस में आ गया, है ना। ये 126 होता है, ये 52 होता है, ये 53 होता है, ये सीक्वेंस में आ गया, है ना। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ये व्यवस्थित हो गए। तो ये 2 दोष थे समस्थानिकों का स्थान, ये अब दूर हो गया और जो 3 जगह गलतियां की थी वो दूर हो गया। लेकिन बाकी की जो गलतियां थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, वो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। अभी भी असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया है, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। धातुएं और अधातुएं अभी भी अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं। लैंथेनाइट तत्व और एक्टिनाइट तत्व अभी भी आवर्त सारणी से अलग रखे गए हैं। हाइड्रोजन को अभी भी दो स्थानों पर जगह दी गई है। तो ये सभी कमियां आप मेंडलीफ की प्रवर्धित मेंडलीफ आवर्त सारणी में भी थी। तो कुल मिलाके आवर्त सारणी ठीक अभी तक नहीं हो पाई आधुनिक आवर्त नियम के आने के बाद भी। तो अब ये समस्या का समाधान कैसे हो? तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई आवर्त सारणी बनाई, जिसे कहते हैं दीर्घ या दीर्घाकार आवर्त सारणी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
इसको बोर्स टेबल भी कहते हैं। बोर्स टेबल इसलिए नहीं कहते कि बोर ने इस आवर्त सारणी को बनाया, है ना। इस आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी, यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, इसलिए कहते हैं बोर्स टेबल, बोर की टेबल, है ना। अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं sp-df ऑर्बिटल में करते हैं। तो इस आवर्त सारणी को, इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। अब 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? पहला एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कौन से तत्व रखे जाएंगे ये समझ लें पहले, ये मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। एस ब्लॉक में जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के s ऑर्बिटल में जाते हैं, उन्हें s ब्लॉक तत्व कहते हैं। संयोजी कोश के s ऑर्बिटल में जाते हैं। इसमें 2 वर्ग हैं। वर्ग 1 क्षारीय धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। और वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातुएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये एस ब्लॉक तत्व है। दूसरा जो ब्लॉक है पी ब्लॉक, इसको भी ऐसे ही परिभाषित करना है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के p ऑर्बिटल में जाते हैं, उन्हें p ब्लॉक तत्व कहते हैं। संयोजी कोश के p ऑर्बिटल में जाते हैं, उन्हें p ब्लॉक तत्व कहते हैं। और इसमें 6 वर्ग हैं। इसमें 6 वर्ग हैं। वर्ग 13 से वर्ग 18, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, इनको पी ब्लॉक कहा जाता है। ये मैं बना के दिखा दूं।
13, 14, 15, 16, 17, 18। पहले इसी को लिख दूंगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। ये 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर वैलेंस शेल को N से दिखाएं तो NS2 NP1 आएगा, NS2 NP2 आएगा, NS2 NP3 आएगा, करके देखिएगा। NS2 NP4 आएगा, NS2 NP5 आएगा और NS2 NP6 आएगा। क्योंकि 6 ही भर सकते हैं इसलिए 6 ही वर्ग हैं इस ब्लॉक में। तो ये पी ब्लॉक हो गया। तीसरा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल का मतलब समझ लीजिए, जो वैलेंस शेल होता है वो सबसे बाहरी कोश होता है, ठीक है। और वैलेंस शेल के पीछे मतलब ये नाभिक है, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ये अगर वैलेंस शेल है तो ये पेनल्टीमेट शेल है और ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है। तो पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में कुल 10 वर्ग हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12, वर्ग 3 से वर्ग 12। तो इस तरह से डी ब्लॉक बन गया, है ना। इन तत्वों को संक्रमण धातुएं भी कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं, क्योंकि इनके या इन तत्वों के सामान्य अवस्था
अवस्था में या साधारण ऑक्सीकरण संख्या में पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है ना। जैसे अगर एक उदाहरण के लिए समझें, जैसे मैग्नीज है, परमाणु क्रमांक 25 है, ये कॉमन स्टेट है इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो नॉर्मल स्टेट में इसके पास d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ नहीं है, आंशिक रूप से भरा है। इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 दो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? संयोजी कोष से जाएंगे। तो संयोजी कोष, ये तो d ऑर्बिटल तो आपका तीसरे कोष का है ना। संयोजी कोष कौन सा है? चौथा है। तो चौथे में s ऑर्बिटल है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में 0 हो गया और 3d5 हो गया। तो दोनों ही स्टेट में ये d ऑर्बिटल आंशिक भरा है। d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा है, पूरी तरह से नहीं भरा है। मतलब d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब पूरी तरह से भरेगा। अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आंशिक रूप से भरा है। तो जिन तत्वों के पेनल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल या तो उसके नॉर्मल स्टेट में या उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो d ऑर्बिटल के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और चौथा f ऑर्बिटल, सॉरी f ऑर्बिटल नहीं, f ब्लॉक। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल के f ऑर्बिटल में जाते हैं, उन्हें f ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसमें 2 श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं। एक पहली 4f श्रेणी या लैंथेनाइड श्रेणी। इसमें 14 तत्व हैं। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक 14 तत्व हैं। इन तत्वों को हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। और दूसरी श्रेणी जो है ये से 5f श्रेणी या एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। इसमें भी 14 तत्व हैं
और ये लैंथेनाइड श्रेणी के नीचे रखे गए हैं। और इसमें जो है परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक तत्व रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी के सभी रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव हैं। इसमें जो 3 शुरू के एलिमेंट हैं, थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम, ये शुरू के 3 तत्व हैं। 90, 91, 92 ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व हैं। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और उसके बाद के जो 11 तत्व और हैं वो कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक। यूरेनियम के बाद हैं, इसलिए पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसमें ये हमने समझा कि इसके 4 ब्लॉकों में विभक्त किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉकों में किन किन तत्वों को रखा गया, उनके और क्या क्या नाम है ना, ये हमने आपको समझा दिया। अब इस पीरियोडिक टेबल के है ना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे। वर्ग और आवर्त इसमें भी हैं, तो वर्ग और आवर्त के क्या लक्षण हैं, वर्ग किसे कहेंगे, आवर्त किसे कहेंगे, क्यों, किसमें कितने तत्व रखे गए हैं, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से अगली क्लास में। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से समझें। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, है ना। और इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे कि क्यों इस तरह की आवर्त सारणी बनाई गई, उसकी क्या जरूरत थी और क्या इसके भी कुछ दोष हैं, अगर हैं तो क्या हैं, इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास तक के लिए, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।